सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का। ओके, दिस इज गोइंग टू द क्लास 12 फिजिक्स जिसका चैप्टर नंबर 4। ओके, 12th में चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म है, जिसके अंदर जो दो टॉपिक है स्टार्टिंग के, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और बैट्स-वर्थ लॉ। तो हमारा कोशिश होगा कम से कम टाइम में इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसके अंदर हम लोग कोशिश ये रहता है कि कम टाइम में आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके, है ना। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके अगले वीडियो में बैट्स-वर्थ लॉ का एप्लीकेशन होगा, है ना। लिंक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ पे चलिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट सबसे पहले देखते हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ये समझना होगा कि अगर एक कंपास निडल होता है या कंपास मैग्नेट बोलते हैं ना, जिसका अपर पार्ट जो होता है ये नॉर्थ होता है और लोअर पार्ट साउथ होता है। तो ये कंपास होता है जो डायरेक्शन देखने के लिए आपने भी देखा होगा बचपन में लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट में। तो कंपास जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन बताता है नॉर्थ और साउथ। तो इसमें जो ये निडल होता है इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन ये तभी होगा इस निडल के अंदर डिफ्लेक्शन जब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना। तो जब जब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस कंपास निडल में होगा डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो था वो था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग सर्किट बना लेते हैं। तो ये एक वायर है और इस तरह से एक सर्किट है जिसके अंदर यहाँ पे एक सेल लगा है कोई भी वी वोल्टेज का, और यहाँ पे हमने की लगा रखा है, की अभी ओपन है। और उसके बाद यहीं पे एक कंपास निडल, हम लोग एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के तहत कंपास निडल को हम लोग देखते हैं कि लेट से हमारे पास एक कंपास निडल इस तरह से है। ओके, तो अब ये कंपास निडल बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन पे। तो जैसे ही अभी क्या है कि इस सर्किट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इस सर्किट के अंदर करंट क्या है, जीरो, क्योंकि की कैसा है, यहाँ की देखिए की ओपन है। तो सर्किट के अंदर जीरो करंट है, तो ये कंपास निडल के अंदर डिफ्लेक्शन भी जीरो है ना। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, जीरो। बी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो कंपास निडल बस हमें मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंस को बताता है जब उसमें डिफ्लेक्शन होता है। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर हमने क्या करा कि करंट इसको क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, तो सर्किट के अंदर एक आई करंट आएगा और इस वायर के अंदर आई करंट आएगा। तो जैसे ही ऑस्टेड ने सर्किट को क्लोज किया, की को क्लोज किया, करंट आई आया, और आई करंट के आते ही इस कंपास निडल में उन्हें क्या दिखा, एक डिफ्लेक्शन दिखा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। तो अचानक से जो ये डिफ्लेक्शन आया तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो कंपास निडल है वो तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड मिले, और जब उन्होंने करंट दिया तो इसमें डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब अब की बार उन्होंने सर्किट में क्या किया, करंट का एक सप्लाई रखा, तो उन्हें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिला। ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड मिला, क्योंकि कंपास निडल में हुआ डिफ्लेक्शन। पिछले केस में जीरो डिफ्लेक्शन था। ओके, अगले केस में वो क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं। सपोज पॉजिटिव नेगेटिव को रिवर्स करेंगे, तो सर्किट के अंदर करंट के डायरेक्शन को लेट से कि उन्होंने उल्टा कर दिया, करंट के डायरेक्शन अपोजिट। तो फिर से एक बार कंपास निडल में डिफ्लेक्शन मिला, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पिछली बार अगर इधर डिफ्लेक्शन मिला तो अब की बार इस साइड डिफ्लेक्शन मिला। तो अगेन ये डिफ्लेक्शन क्या बताता है, सर्किट में करंट आया, डिफ्लेक्शन बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि जब जब सर्किट के अंदर करंट का सप्लाई दिया जाता है तब हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, तो करंट मींस मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन था। तो सिंपल वन लाइन में अगर हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इनका पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन था। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द बायट-सवर्ट लॉ। ओके, तो हमारा अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है बायट-सवर्ट लॉ। बायट-सवर्ट लॉ।
ओके, तो देखिए अब बायट सावर्ट लॉ क्या था, तो सबसे पहले समझिए। अब हमने ये तो सीख लिया ना ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में कि जब जब यहाँ पे क्या होगा, जब जब किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो डायरेक्शन भी देख लीजिए राइट हैंड थंब रूल से। अगर एक वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आप करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और पाम को फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इस पॉइंट पे अगर हमने देखना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और पाम को फोल्ड करेंगे। पाम कहाँ आ रहा है, बाहर, बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। ओके, तो इस तरह से बताया। तो अब हमने बायट-सावर्ट लॉ ये बताते कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इट्स ओके, बट कितना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसके लिए बायट-सावर्ट लॉ क्या करते हैं, एक वायर लेते, अगेन लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो उन्होंने एक वायर लिया, ठीक है, इस वायर में सपोज कि आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस वायर का उन्होंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, कुछ मान लेते हैं कि कुछ डीएल एलिमेंट लिया, और यहाँ पे पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पी को जोड़ने वाले लाइन को आर बोलते हैं। तो आर क्या है, यहाँ पे वो जो एलिमेंट है, एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो अब हम लोग क्या करें, उन्होंने कि ये छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से डिनोट करते हैं। तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट जो है, इसके कारण यहाँ डीबी है, और एक एंगल थीटा होता है। थीटा क्या है, तो ये जो करंट एलिमेंट हमने लिया है और ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी जो है, इसके बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ये कैसे पता चला होगा उन्हें, तो उन्होंने सर्किट के अंदर करंट को बढ़ाया होगा वायर के अंदर, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रहा है, कंपास निडल उन्होंने रखा होगा, और सपोज करंट पहले 1 एम्पियर दिया होगा तो कुछ डिफ्लेक्शन मिला होगा, करंट 2 एम्पियर किया तो डिफ्लेक्शन और तेज मिला, 3 एम्पियर किया तो डिफ्लेक्शन और तेज मिला। तो इससे उन्हें क्या कंक्लूजन लिखा, जब जब वो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तब तब डिफ्लेक्शन तेज हो रहा है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, वो जो एलिमेंट हमने लिया है एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है, एंड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या है, करंट एलिमेंट और पॉइंट पी को जोड़ने वाला लाइन मतलब आर के बीच का एंगल, एंड डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता चला जाएगा। तो इन तीनों को मिला के एक कंक्लूजन बनाया गया। कंक्लूजन ये हुआ कि हम तीनों को कंबाइंड रूप से लिखना है, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ओके, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटा के μ0/4π। ओके, μ0/4π क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, अभी मैं उसकी वैल्यू को आपको बताता हूँ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब चूंकि ये r² है तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आपके पूरे सिलेबस में कूलम्स लॉ भी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके, इसके कारण है। तो अब देखिए आपके पास दिस इज योर बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ क्या बताते हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ जो कि किसी भी वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ये बताता। ओके, अब μ0/4π की जगह समझते हैं μ0/4π क्या है। तो सबसे पहले μ0 जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो μ0 की वैल्यू जो होता है वो 10⁻⁻7 होता है, μ0 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 होगा। ओके, तो μ0 की वैल्यू 4π, ऐसे μ0/4π की वैल्यू जो है ना ऐसे लिखेंगे, μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁻7। तो अल्टीमेटली कई बार आपको सिर्फ μ0 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे लिखेंगे, 4π × 10⁻⁻7। ओके, तो μ0 की वैल्यू है, कांस्टेंट की तरह आप इसको याद रखेंगे। अब थोड़ा एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टेस्ला, टी से डिनोट करते हैं, या बीवर, WEBER, WB से डिनोट करते हैं। ओके, बीवर। सीजीएस यूनिट भी ध्यान रखिएगा, सीजीएस यूनिट भी कई बार पूछ दिया जाता है। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट जो होता है गॉस,
और कन्वर्जन भी आप याद रखेंगे, कन्वर्जन क्या होता है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ओके, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये आपका ओवरऑल बायट-सवर्ट लॉ है जो किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है। तो आई होप आपको इसमें आई डीएल जो है एलिमेंट है, थीटा क्या है, एलिमेंट और आर के बीच का एंगल, और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम एलिमेंट टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट बायट-सवर्ट लॉ एंड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायट-सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन और इसका डेरिवेशन वगैरह करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।